आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर कहें तो टॉपर्स कोड में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे। यूपी पीसीएस की अगर आप पूरी तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बस मुझे फोन करना है इंटरव्यू के लिए। जिस दिन इंटरव्यू हो उसके 20 दिन पहले अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स है मात्र ₹250 में, टेस्ट सीरीज है उसके साथ सारी वीडियो सारी पीडीएफ फ्री में हो गई। ऐसे ही मेंस भारत की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है मेरी जो आपको इंस्टेंट इवैल्यूएट करके आपके उत्तर को देती है और उसके साथ आपको सारी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ और सारी सब्जेक्ट की ये वाली वीडियो सब फ्री में मिल जाएगी। ठीक, यानी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है ₹2500 में और वही कोर्स है यूपी पीसीएस का कंप्लीट। इसके अलावा कहीं 1 लाख रुपए, कहीं 50,000 रुपए किसी कोचिंग में देने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्राई तो करिए, आपको पता चलेगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं, यही सच्चाई है, बाकी सब भ्रम है। 48 बच्चों ने इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस का, वो सिर्फ यही कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आपको पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश से संबंधित, जैसे जीएस पेपर 5 ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें घबराते हैं कि कैसे करूं कैसे करूं, लेकिन आप एक बार ये पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट देख लेंगे, आपके मन का सारा भ्रम खत्म हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि यू कैन गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट आल्सो। कैसे, मैं बताता हूं। तो ये है जीएस पेपर 5 उत्तर प्रदेश। मैं हूं मानस पांडे और सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो है सिलेबस। याद रखिए, रोज मैं आपको बताऊंगा हर वीडियो की शुरुआत में कि सिलेबस सबसे जरूरी है। सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का इतिहास। यानी अगर देखिए, यूपी मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न आएगा या एग्जाम में 12 नंबर का प्रश्न आएगा। 8 नंबर के प्रश्न में 125 वर्ड, 12 नंबर के में 200 वर्ड लिखना है। यानी आपको कुछ भी पढ़ना है लेकिन लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इसीलिए टेस्ट सीरीज मैंने ले आया। मैंने आपको क्लासेस का कभी वो नहीं कहा, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको लिखने की डेली प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब वो कोचिंग में 20 दिन बाद कॉपी चेक होके नहीं, तुरंत अपना उत्तर देखिए। ठीक, तो यहां देखिए, सबसे पहली चीज हिस्ट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश। जब मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास पहला टॉपिक है। इससे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कैसा? एक तो सीधे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा करिए, सबसे आसान चीज जो मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो था। लेकिन अब अगर आपसे डिटेल में पूछ दे, जैसे आगरा के सभी स्मारकों के बारे में चर्चा करिए, या उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने महाजनपद थे उनका विश्लेषण करिए, या उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने प्री हिस्टोरिकल साइट्स थी उनका विश्लेषण करिए। अब आपको डिटेल पूछने लगा ना, तो डिटेल का उत्तर का जवाब कैसे देंगे, आज की इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं। आज हम लोग पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। और आपको ये याद रखना है कि आपको हर टॉपिक जो दिया था, देखिए ये टॉपिक है, हर टॉपिक पे 3-4 पेज लिख करके रख लेना है अपने पास, बस वही है मेंस और कुछ नहीं। जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक को तुरंत बढ़िया से अब मैंने बना रखा है आपके लिए, आपको कहीं भटकना नहीं है। ये पीडीएफ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज लेते ही मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज यहां से शुरू करते हैं कि डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री। पहले बेसिक हिस्ट्री जनरलाइज आए, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में बताइए तो ऊपर वाला उत्तर, लेकिन हिस्ट्री के अलग अलग हिस्सों के बारे में आए उत्तर प्रदेश के तो ये वाला उत्तर आएगा। जैसे कैसे? इतिहास के 3 चरण हैं। कौन कौन सा इतिहास? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब प्रागैतिहासिक काल, वो जिसके बारे में लिखित चीजें उपलब्ध नहीं है, एक उपलब्ध ही नहीं है। हम लोग बस पत्थरों को देखते हैं, पत्थरों पर लोगों के छपे हुए दृश्यों को देखते हैं और उससे अपना आकलन करते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, हमें रिटन स्क्रिप्ट मौजूद है लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। याद रखिएगा, ये क्या है? इतिहास के विभाजन के 3 हिस्से, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इंग्लिश में बोले तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के रिटन एविडेंस नहीं अवेलेबल है, प्रोटो हिस्ट्री के रिटन एविडेंस अवेलेबल है लेकिन हम उनको प्रेडिक्ट या पढ़ नहीं पाए हैं। और हिस्ट्री का सब कुछ अवेलेबल है, लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ चुके हैं अच्छे से, हमारे पास रिटन एविडेंस हर चीज का अवेलेबल है। ठीक है ना? अब 1 बाय 1 एक और चीज आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। ये जो नीचे वाली हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री हो गया, प्रोटो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री। हिस्ट्री के फर्दर 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो इतिहास का विभाजन बहुत जरूरी है जो आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला प्रश्न आ सकता है, प्री हिस्ट्री के बारे में लिखिए या उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टोन एज के बारे में लिखिए। तो इतनी सी चीजें हैं, जबरदस्ती का बहुत नहीं लिखना। काम की चीज क्या लिखेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में? कि द स्टडी, भारत में पाषाण युग का अध्ययन सबसे पहले ब्रूस फ्रूट ने, ठीक नाम है क्या? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने, इन्होंने कहा किया? पलावरम, पलावरम तमिलनाडु में पहली बार इन्होंने एक साइट खोजी 1863 में। ठीक, और प्री हिस्ट्री जो होता है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो प्री हिस्ट्री है उसको कितने हिस्सों में?
तीन हिस्सों में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इधर हिंदी में भी लिखा है। अब सबसे पहले पूरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज के कौन कौन से एविडेंस उत्तर प्रदेश से मिले हैं? तो यूपी की बेलन घाटी है, ये अपने प्रयागराज में है, और सिंगरौली सोनभद्र में है, और चकिया यानी चंदौली, ये तीन साइट हैं कहाँ की? पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल की तीन महत्वपूर्ण साइटें हैं। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, मैंने बता रखा है पूरा, आपको घबराना नहीं है। और यहाँ पे लीडर कौन है? जीएस शर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने काफी हद तक काम किया बेलन घाटी से संबंधित चीजों में, यानी बेलन घाटी का जब एक्सकेवेशन हो रहा था तो भाई साहब रहे होंगे और इन्होंने सब कुछ किया। अब क्या क्या मिले हमें? जो मेन मिले ना वो क्वाड्राइज के स्टोन मिले, बलुआ पत्थर मिले, और इधर देखिए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाज बोन ऑफ स्टेच्यू ऑफ ए मदर, हड्डी मिली कहां से? लोहदा नाला एरिया से, ये आपको याद रखना होगा, लोहदा नाला एरिया से क्वाड्राइज पत्थर मिले और लोहदा नाला क्षेत्र में मातृ देवी की हड्डी मिली, हड्डी की मूर्ति। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की साइड भी आपको पता होना चाहिए, देखिए मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल जो लिखा है। अब यहाँ पर जो आदमी थे वो थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से काम करने चुके होते थे, वो खाना बदोश नहीं रह गए थे, थोड़ा बहुत बस्ती उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, जैसे मुरहाना पहाड़, और चौपानी मांडो बहुत फेमस है इलाहाबाद का, प्रयागराज का चौपानी मांडो, प्रतापगढ़ के सराय नाहर और मादहदा, याद रखिएगा मेसोलिथिक पीरियड के हैं सराय नाहर, मादहदा, उत्तर प्रदेश के क्या? चौपानी मांडो, प्रयागराज का, सोनभद्र का मुरहना, ठीक। और औजार की गुणवत्ता क्या थी? यहाँ पे थोड़े से महीन औजार यूज करने शुरू कर दिए लोगों ने, ठीक। जो लोग थे उन्होंने महीन औजार यूज करना शुरू कर दिए। शुरुआती बस्ती और बनावट कैसी थी संस्कृति? तो याद रखिए गहरे गड्ढे, गड्ढे वाले चूल्हे वही जिसपे खाना बनता है, और साधारण झोपड़ियों के सबूत खाने और पकाने से मिले हैं। हड्डी सींग के गहनों से जानवरों के उपयोग मिलता है। दफनाने की तरीका क्या थी? संगठित रूप से दफनाया जाता था, जैसे सराय नाहर में 15 कब्रें मिली हैं, याद रखिएगा। अब इतना बहुत होता है लिखने के लिए। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की मेसोलिथिक साइट पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले, प्रश्न पूछेगा 8 नंबर का आमतौर पे कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित स्थानों पर चर्चा करिए, हो गया 8 नंबर का 125 वर्ड का, बस यही लिखना आपको। तो पीरियड प्रेजेंट रिवोल्यूशन ड्यूरिंग दी सेटलमेंट विलेज लाइफ, यानी गांव में लोग बसना शुरू कर चुके थे नवपाषाण काल में, सबसे बड़ी बात यहां देखिए। और अब क्या था? उत्पादन पर स्थायी जीवन, मतलब कृषि उत्पाद होना शुरू हो गया था, ठीक है। जैसे बेलन घाटी में कोल्डी हवा, याद रखिएगा, एक एक चीज ये लिखा है, जो जिसका है उसको वैसे ही लिखिएगा। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, वहां पे कोल्डी हवा, महागढ़ा और पंचोह, ठीक। और उसके साथ मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ के जिले। आप आमतौर पे याद रखिएगा, चाहे पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये रेंज में हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो कुछ भूल जाइए तो इतना लिख देना है, ठीक। सभ्यता की नींव कृषि थी, पशुपालन था, मजबूत झोपड़ियां थी, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे, ये सब नवपाषाण काल में हो रहे थे। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिकल, यानी आद्य ऐतिहासिक, जिसको धातुओं का युग बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का क्या रोल था? आपको ये पता होना चाहिए धातुओं के युग में, ठीक। तो ये देख लीजिए मेटल एज, मेटल एज में कॉपर एज आता है सबसे पहला, चारकोलिथिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला मेटल एज में चारकोलिथिक आता है। यह धातु का इस्तेमाल करने वाली संस्कृति थी, ठीक। पत्थर, एक साथ पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल लोग करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। इसका सिंधु घाटी स्थलों के निचले स्तरों पर मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो मेटल एज था वो मेरठ और सहारनपुर में चालकोलिथिक अवशेष मिलते हैं। ये सबसे लाइन जरूरी रहेगी, तो जब कोई लाइन जरूरी रहे उसको अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करिए। और क्या है? कांस्य युगीन और सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अब देख लीजिए क्या है। ब्रॉन्ज एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज के उसके पहले क्या आया? कॉपर एज, चालकोलिथिक बोलते हैं, उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2500 बीसी, अपने 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट पहले ये अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। भौगोलिक विस्तार उत्तर प्रदेश में, अब देखिए भौगोलिक विस्तार तो ठीक है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का लिखना है ना। तो भौगोलिक विस्तार जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राज्यों में फैली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और सहारनपुर के 12 गांव, हुलास, भटपुरा और मनपुरा बुलंदशहर, मंडी और कैराना क्षेत्र मुजफ्फरनगर के, ठीक है। अब बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? जब सिंधु घाटी की सभ्यता, आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब पतन होने लगा
तो वैदिक सभ्यता धीरे धीरे चर्चा में आने लगी, याद रखिएगा। तो जब ये पतन हो रहा था, जब ये डिग्रेड हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आलमगीरपुर हुलास से उस समय के मिलते हैं। इसके अलावा कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा जैसे जिलों से इसके तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, अब अगली चीज आती है वैदिक पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट। वैदिक पीरियड के बारे में अब ध्यान से देखिए। वैदिक पीरियड बेसिकली दो पार्ट में था, 1500 से 1000 बीसी, 1000 बीसी से 500 बीसी। तो 1500 से 1000 को बोलते हैं ऋग्वैदिक। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ था, पंजाब और सिंध रीजन तक। शुरुआती में जो ऋग्वैदिक था वो पंजाब और सिंध रीजन तक था, और जो लोग थे ना वो कैसे थे, 5 ग्रुप थे। ये आपको याद होगा, अगर आप याद करें, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, तो उनको बोलते थे पंचजन्य: अनु, ध्रुव, यदु, पुरु और तुर्वास। ठीक है, अब अगला क्या था, ये हर जो थे वो, ये जितने भी ग्रुप थे ना, ये सारे अपने राजा के अंतर्गत आते थे, रूल होते थे। ठीक है, अब आपको ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। लेटर ऋग्वेद के बारे में इधर देख लीजिए। लेटर ऋग्वेद के बारे में हमें ज्यादा चीजें जानकारी मिलती है उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक, वो क्या है, इधर देख लीजिए। उत्तर वैदिक को लौह युग भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि उसी समय चल रहा था। संस्कृत का काफी यहाँ पे विस्तार हुआ। सरस्वती नदी से पूर्व की ओर यूपी और बंगाल तक ये सभ्यता पहुंच चुकी थी। ठीक है, अब यूपी में कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ इस समय, तो याद रखिएगा कई सारे राज्य, जैसे कुरु साम्राज्य, मेरठ, दिल्ली, धनेश्वर के आसपास की जो एरिया थे वो कुरु में आ गया। पांचाल क्या था, कुरु पांचाल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उत्तर वैदिक का मतलब 1000 से 500 बीसी के बीच में उत्तर प्रदेश में कुरु और पांचाल साम्राज्य थे। कुरु में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, पांचाल में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जैसे। देखिए बहुत टफ नहीं, याद देखेंगे बड़ा आसान है, कहानी के तौर पे मैंने बना रखा है। कहानी के तौर पे आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, और कहानी के तौर पे ही उसी पैटर्न पे लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद महाकाव्य का काल आता है। महाकाव्य का मतलब रामायण और महाभारत से संबंधित काल। तो दो चीजें हैं, एक तो रामायण है और दूसरा है महाभारत। रामायण के बारे में जान लीजिए। रामायण का जो संबद्ध साम्राज्य था वो था क्या, कौशल या अयोध्या से, इक्ष्वाकु साम्राज्य से, और इसके रचयिता थे सबसे पहली बार महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। और ब्रह्मावर्त, बिठूर कानपुर के पास, ब्रह्मावर्त के आसपास इसका रचना स्थल है। और ये क्या बताता है, पूर्वी क्षेत्र की स्थितियों के, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में बताता है। ऐसे ही रामायण के बाद महाभारत, हस्तिनापुर का कुरु साम्राज्य, अभी मैंने आपको बताया ना, देखिए दो साम्राज्य थे उत्तर वैदिक काल में, कुरु और पांचाल। तो जो कुरु वाला था वो वाला है, देखिए। ठीक, कुरु वाला ऊपर है। कुरु की राजधानी थी असम दिवत। ठीक, और पांचाल की थी काम्पिल्य। ठीक है, अभी हम लोग महाजनपद नहीं पढ़ रहे, अभी मैं आपको दो एपिक पीरियड बता रहा हूं जब रामायण और महाभारत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, पारंपरिक रूप से कुरुक्षेत्र में ये स्थित है। ठीक, इसी समय भगवान कृष्ण ने क्या दिया था, गीता का ज्ञान दिया था। अब इसके बाद शुरू हो जाता है महाजनपद। तो पहले तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए महाजनपदों के समय में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद और उनकी राजधानियां, ये छोटा सा इसको रट डालिए। सबसे पहले कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और कुरु साम्राज्य कहाँ कहाँ है, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, याद रखिएगा। सबसे जरूरी प्रश्न यही आएगा, ये क्या है, क्योंकि इसके बारे में अब सारी चीज रिटन एविडेंस है ना, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है क्या, कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 महाजनपद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये प्रश्न भी उतने ही बड़े रूप में 12 नंबर का आ सकता है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले चेदी की राजधानी थी शुक्तमती, और चेदी का फैलाव था बुंदेलखंड। आज का जो बुंदेलखंड है वो पहले था चेदी। आज का जो काशी है वो पहले भी वाराणसी था और उसकी राजधानी भी वाराणसी थी। जो मल्ल है, पुराने समय पे जो मल्ल था उसकी राजधानी थी कुशीनारा या पावा। और आज के समय में ये जो बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर वाला इलाका है ना, देवरिया वाला, वो कौन सा है, वो है मल्ल। याद रखिएगा, ये आपको एकदम, इसको तो आप रट डालिए पूरा। और तीसरा अगला आता है कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और कौशल नरेश थे भगवान रामचंद्र, अयोध्या, गोंडा, बहराइच वाला क्षेत्र। अगला सूरसेन, मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, और उसका फैलाव था जितना ब्रज मंडल है वहां तक फैला हुआ था। आज के समय में देखिए ये है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और प्रयागराज मिर्जापुर। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, पहले प्रयागराज का नाम कौशाम्बी ही था। पांचाल क्या है, पांचाल है अहिछन्न या काम्पिल्य, यमुना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पांचाल के नाम से जाना जाता था। और कुरु का मतलब दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब आपको समझ में आ गया उत्तर प्रदेश से संबंधित ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे, तो अब उनके बारे में वन बाय वन आप लिखना शुरू कर देंगे। देख लीजिए खूब आराम से।
वही चीज जो मैं आपको इतनी देर में बता रहा था। जैसे मोनार्ची, इसमें मोनार्की था, मतलब राजा का शासन था, ठीक है। रिपब्लिक क्या था, एक एक चीज के बारे में मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। टोटल 8 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो आपको एकदम रट लेना, उसी हिसाब से लिखना है। और महाजनपद के जस्ट बाद उदय हुआ किसका, मगध का उदय हुआ। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आपको एक क्लास में अलग अलग प्रश्न आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित मगध के उदय पर चर्चा करिए, तो ठीक है। मगध में हर्यक, शिशुनाग और नंद राजवंश याद रखिए। जैसे बिंबिसार मगध का इसका संस्थापक था। फिर अजातशत्रु बिहार के लगभग आधे उत्तर तक उसने वो किया। फिर महापद्मनंद पूरे उत्तर भारत में एक साम्राज्य स्थापित किया। फिर मौर्य काल को देखिए। अब मौर्य काल में अशोक का संबंध सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से रहा है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो 261 बीसी में कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और उसके बाद जब उन्हें बहुत खराब लगा कि यार मैंने इतने लोगों की जान से मार डाला, तो उन्होंने क्या किया, फिर धम्म की स्थापना की शुरुआत, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और उसके बाद 40 से अधिक अभिलेख ज्ञात हैं। यूपी से पाए अभिलेख में अहरौरा, टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न अक्सर ये आपको घुमा फिरा के आ जाएगा, याद रखिए। वास्तुकला की बात करें तो चुनार जो है वो बलुआ पत्थर मिर्जापुर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्तूपों का निर्माण बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया, जिसमें सारनाथ में धर्मराज का स्तूप भी शामिल है, ठीक है। मौर्य, अब क्या था और कौन कौन से थे, तो सबसे पहला शुंग वंश देख लीजिए। ये क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या करी, पतंजलि के सानिध्य में 2 अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुष्यमित्र शुंग का। फिर कण्व वंश, वासुदेव पहले राजा थे, शुंगों के बाद इन्होंने किया। फिर हिंदू यूनानी, ठीक है। अब क्या है, समहाउ आपको इसी तरीके से अपना मेंशन करना है कि कैसे क्या है। गुप्त वंश, तो अब गुप्त वंश के बारे में जान लीजिए। तो गुप्त वंश सबसे बड़े तौर पे इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। श्री गुप्त ने घटोत्कच के बाद, ठीक है, नहीं पहले श्री गुप्त थे, उसके बाद उनका बेटा घटोत्कच बना, ठीक है। अब जरा भारत का नेपोलियन कहलाए समुद्रगुप्त, और उत्तर प्रदेश के 4 उत्तरापथ राज्यों को साम्राज्य में मिला। सबसे जरूरी चीज, जैसे जिन जिन चीजों का संबंध उत्तर प्रदेश से है उसको पढ़ना है आपको। तो समुद्रगुप्त जो है उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। उनके अभियानों का उल्लेख आपको पता है, इलाहाबाद, इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है वो किसका है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, कालिदास सब नवरत्न थे उनके समय में ही। गुप्त काल के बाद के समय में हूणों का आक्रमण हुआ, हर्षवर्धन थे, ठीक है। जब हर्षवर्धन जी थे तो मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, वेंगसांग ने भारत का वो किया। और इधर देख लीजिए, प्रयाग में महामोक्ष परिषद में भी किसने भाग लिया था, वेंगसांग ने, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अब ट्राइपाटाइट युद्ध हुआ, कन्नौज जब बहुत फेमस हो गया तो कन्नौज के लिए 3 में, ठीक, प्रतिहार, त्रिकोणीय संघर्ष, प्रतिहार, और क्या था इधर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा दे रखा है, गुर्जर प्रतिहार, पाल गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिकोणीय युद्ध हुआ। और क्या हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत की बारी आ गई, दिल्ली सल्तनत की बारी आ गई तो फिर लोधी वंश देख लीजिए। ये पूरा का पूरा चीज, और आपको वो याद रखना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो। तो हम लोग आ जाते हैं अब मुगल साम्राज्य पर, ठीक। मुगल साम्राज्य का उत्तर प्रदेश से बहुत गहरा संबंध है। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई हुई, उसमें 1529 में घाघरा की लड़ाई, यूपी में अफगानों को हराया, उत्तर प्रदेश में अफगानों को हराया था, ठीक है। अब याद रखिए, शेरशाह सूरी जो था उसने हुमायूं को हराया था, 45 में दिल्ली पर नियंत्रण रखा, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, ये आपको जानना है क्योंकि ये यूपी से पास होती है। उसके बाद अकबर पूरी तरीके से यूपी में ही रहे, इन्होंने कई जगह बनवाया, देखिए पूरी चीज, जैसे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, पंचमहल शामिल है, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर की बात करें तो देखिए ताजमहल शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया, आगरा, ये देखिए। और मोती मस्जिद आगरा में वास्तुकला में है, तो आपको याद रखना चाहिए ये सारी चीजें। अब अवध के नवाब, फिर सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। अब भारत में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जरूरी चीजें लिख रखी है, कुषाण काल और मथुरा शैली, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीडीएफ से आप देख सकते हैं, ठीक। कुछ इधर उधर जबरदस्ती भटकना नहीं है आपको, और इतनी सी चीज आप लिखेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, ठीक। अब यहां तक रहेगा बेसिक उत्तर प्रदेश के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको 1-2 चीजें नीचे हैं वो मैं जबरदस्ती कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतना बहुत होता है सफिशिएंट लिखने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, जिससे एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक, द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो अगली पूरी वीडियो उसी पे रहेगी। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा।